अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। काफ़ी दिनों बाद तारड़ साहब ज़रा शायद ट्रैवलिंग पे थे तो नहीं आ पाए। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर आरज़ू। मैं दर हकीकत एक तो कैलिफोर्निया था अपनी कैंपेन के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन के हवाले से, और फिर उसके बाद हमारे एक बहुत बड़े सिख लीडर हैं, दर्शन सिंह धालीवाल। वो यहाँ बहुत पुराने हैं, वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन। उनके भाई जो हैं वो भारत के अंदर एमएलए भी हैं। वो एमएलए नहीं है बल्कि लोकसभा के मेंबर हैं। तो उनकी बच्ची की शादी थी, वहां गया। बल्कि वहां पे बड़े-बड़े अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई। अ, वहां पे सतनाम संधू साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई जो कि ओनर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ के, और चंडीगढ़ से बीजेपी के वो मेंबर असेंबली भी हैं लोकसभा के। नाइस जेंटलमैन। मेरे बहुत लोगों के साथ मुलाकात हुई, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हुई। उनकी जो उनकी सपुत्री की शादी थी उसपे। तो उसपे एक तो उस वजह से नहीं आ सका, दो एक हफ्ता नहीं आ सका, एक तो उसकी मैं माफी चाहूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि आज बल्कि मोदी साहब की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मोदी साहब। आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। दूसरा, खासकर मैं कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पे भी ये मैंने सुन लो बात। मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इनविटेशन के ही रुक गए थे नवाज शरीफ साहब के घर गए थे। बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें, कुछ सोचा करें। जिस तरह इसी चीज पे मैं जिस तरह बात करूंगा कि कल से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा, मियांमार और साथ उन्होंने भारत के मुसलमानों को वहां पे रगड़ दिया। जिसपे मैंने किसी और ब्लॉग में भी बात की। मुझे अच्छा नहीं लगा कि 42,000 मुसलमान मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर, और आपने उन्हीं के साथ भारतीय मुसलमानों को भी आपने शामिल कर दिया। अब बताना चाहूंगा, दुनिया में भारत के अंदर तीसरी बड़ी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी। मुसलमानों की आबादी ईरान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर। और देखें, कंट्रीज के अंदर इश्यूज होते हैं तो प्लीज इस तरह उसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। आपने चाइना के अंदर जो मुसलमान 1 मिलियन से ज्यादा वहां में कैंपों में है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, रोजा रखने पर पाबंदी, आप उन्हें उनका जिक्र ही नहीं किया। भारत के अंदर कौन सी पाबंदियां हैं मुसलमानों के ऊपर? बल्कि मैं समझता हूं कि भारत एक वाहिद जगह थी, आज तो नहीं, लेकिन वहां पे हज को सब्सिडाइज किया जाता था, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं किया जाता। मेरी समझ से बाहर है कि आप इस तरह उसकी इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया जाए। जो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो उनका दो वजूहात जो मैं बताना चाहूंगा देखने वालों को, दो वजूहात हैं स्टेटमेंट की। एक तो हानिया का मर्डर जो इसराइल ने अंदर घुस के वहां पे किया है, एक तो उससे खुद उनकी हुकूमत और उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने कोई इस तरह की बात की पॉलिटिकल। दूसरा, $400 बिलियन का जो ईरान जो चाइना उनको पैकेज दिया, एक उन्होंने उस पे उसके जाहिर है शाह के वफादार बनने की कोशिश की। तो वो चीजें हैं। आज लेकिन हम जिस चीज पे बात करेंगे, मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा है कि अफगान एक कौंसल जनरल है, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल एंथम जो है उसके बारे में जो उन्होंने बात की है। अगला टॉपिक हम जो बात करेंगे कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमेंड करने के लिए, उसके अंदर जो तब्दीलियां लाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, उस पर बात करेंगे। आखिर पे मैं अगर टाइम बचा तो बात करेंगे मोदी साहब के बारे में। इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे। जी। सबसे पहले जिस पे बात करना चाहूंगा कि जो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में वहां पे खड़े होके हमारी जो मैं चले उससे पहले बात करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की भी एक जो है वो बात की जा रही है। लेकिन उसका मैंने जब उसको डिटेल में गया हूं तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अफसोस इस तरह से हुआ है कि इस वक्त उनका अगर
देखा जाए तो 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो होते हैं 2-2 साल की टर्म्स पर आते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से उनको पिक किया जाता है, लेकिन 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो का हक होता है। 14 मेंबर चाहे मिलके सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर किसी चीज पे एग्री कर जाएं, लेकिन अगर एक मेंबर परमानेंट उसको वीटो करेगा तो वो खत्म। दर हकीकत इन 5 की ही बादशाही है, ये सारा वही वही सारे बाख्तियार हैं, दूसरे लोगों का होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो हमारी मैं जो पहले बात करता हूँ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वहां पे खड़े होके जो अमेरिकन हमारी परमानेंट मेंबर हैं, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड उनका नाम है, उन्होंने उस स्पीच के अंदर कहा जी हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, 2 अफ्रीकन कंट्रीज को मेंबर बनाया जाएगा और 3 कंट्रीज जापान, इंडिया और जर्मनी को उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए लाजमी। लेकिन साथ ही उन्होंने उन्होंने ये किसी इंटरव्यू में बैठ के ये कह दिया है कि इनको वीटो राइट्स नहीं दिया जाए। इसके बारे में साउथ अफ्रीका के जो सदर हैं उन्होंने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये सेकंड क्लास मेंबरशिप हमें अगर आप ना ही दें तो बेहतर। ये सेकंड क्लास मेंबरशिप है, इसका क्या फायदा? मेंबरशिप हो ना हो क्या फायदा इसका? बल्कि उसका डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन इस पे इस किसी जगह बैठ के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये क्लब ये अपने एक्सक्लूसिव एलीट क्लब बना लेता है वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं यूरोप के सारे मिलके, जिसमें G7 का जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर एक क्लब बना सकते हैं तो हम ब्रिक्स बना लें तो इनको क्या तकलीफ है इसमें, क्योंकि अब ब्रिक्स की भी एक्सपेंशन हो रही है। अब डॉक्टर जयशंकर साहब के एक जिक्र इस पे बात करना चाहूंगा मैं। अगले इस वक्त मेरी ये डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था राहुल गांधी साहब के ट्रिप को। आज वो बड़ी कल से वायरल है, परसों से भारत के अंदर, जो कि मैंने कहा बिल्कुल अपने दिल की बात की थी। दिल की बात ये थी कि उन्होंने अमेरिका के अंदर आके अपनी गंदी लाटरी धोने का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की। डॉक्टर जयशंकर साहब से बात इसलिए जिक्र में आई कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन एक बड़ी बड़ी वाइज स्टेटमेंट दी थी और मैं उससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया को हमारा इमेज चेंज कर लेना चाहिए अपने जेल में, और दुनिया इज डूइंग इट मैटर, क्योंकि दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री आरजू नहीं बचा जहां पे जिनको मैं डायस्पोरा नहीं कहूंगा, टेक्नोक्रेट कहूंगा। क्योंकि भारत से जो लोग जाते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एजुकेशन लेकर जाते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वहां जाके वो अपर लेवल जॉब्स करते हैं, टेक्नोक्रेट। तो जिस तरीके से उनका इस वक्त दुनिया में अमल देखा जाए, आप उसकी मिसाल मिडल ईस्ट में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो दुनिया इमेज चेंज कर रही है इस वक्त। बल्कि ये बिल क्लिंटन दौर से ही एक प्रोसेस शुरू हो चुका था, जब अमेरिका ने भारत को पार्टनरशिप का एज अ पार्टनर स्टेटस उन्होंने दिया। फिर बराक ओबामा आए, उन्होंने उसको एज स्टेटस दिया। लेकिन इनको एक ये प्रॉब्लम है कि तरक्की देखकर फिर जेलस भी हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये एक ऑब्वियस रिएक्शन भी होता है, जिस तरह आजकल चल रहा है कि एक तरफ एक स्टेप आगे जाके इन्होंने जब मोदी साहब का पिछला ट्रिप था उस वक्त रिलेशनशिप पीक पर थे, लेकिन उसके साथ ही जो कनाडा के अंदर फिर खालिस्तान मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। यहाँ पे पन्नू साहब जो कि एक वकील हैं और उनका कारोबार पॉलिटिकल असाइलम है, उनको तो चाहिए चीज, लेकिन उनको अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से उनको इन्होंने खुली छुट्टी दी। बल्कि उसी छुट्टी का जिक्र भी आज भी करूंगा कि पहले भी उन्होंने अपने रिलेशनशिप खराब किए अमेरिका के साथ। आज जो मोदी साहब का दौरा हो रहा है यहाँ पे, समिट ऑफ द फ्यूचर जिसको अटेंड करेंगे, क्वाड की मीटिंग है डेलवेयर के अंदर, जहां जो कि स्टेट है हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट साहब की, तो वहां से वो अपने दौरे का आगाज करेंगे और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और वहां पे फिर जाके वो स्पीच देंगे। लेकिन उनके आने से पहले आज बड़ा एक नाखुशगवार वाकया हुआ है। स्वामी नारायण मंदिर है लॉन्ग आइलैंड के अंदर, वहां पे आज जाके तो वहां पे पेंट किया गया, एंटी मोदी चीजें लिखी गई, और मेरे ख्याल में इन्होंने थोड़ा बहुत अफसोस तो उसको किया है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट उसको जिस तरह चाहिए उसके खिलाफ, जब इनका अपना दिल होता है। इस वक्त ये रशियन टुडे के पीछे पड़े हैं, आरटी के पीछे पड़े हैं, और जिस तरीके से अगले दिन इन्होंने हमारे टोनी बिल्किन साहब ने उस पर पाबंदियों का भी कहा है। उन्होंने कहा हमारे डिप्लोमेट्स को हमने कहा है कि जहां जहां मुल्कों में बैठे हो इनके पीछे जाओ, और खासकर इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप आरटी जो है उसको भारत में बैन करें। बल्कि अमेरिका के अंदर उनके ऊपर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी बना दिए जो काम करते थे आरटी के अंदर।
लेकिन खुद इनका जब अपना दिल होता है तो सिविल राइट्स भी खत्म हो जाते हैं। दुनिया के अंदर 42,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमेरिका की सेहत पे, गवर्नमेंट की सेहत पे कोई असर नहीं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कोई नहीं चल रहे। बिल्कुल ह्यूमन राइट्स सिर्फ हमारे हम लोगों को दबाने के लिए उन्होंने एक टूल बना रखा है। जमहूरियत की एक्सपेंशन, चाहे यहाँ पे जमहूरियत ना चल रही हो, अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर 60 डेज के अंदर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरटी के पीछे पड़े हैं क्योंकि उसके पीछे बराक ओबामा उनको पसंद नहीं करता, तो वो उनके पीछे जा रहे हैं। इस तरह के इनके हालात चल रहे हैं। अगली जो मैं बात एक और मजीद करना चाहूंगा, जो भारत के हवाले से जो सबसे बड़ी है, पिछली दफा मैंने जब केजरीवाल साहब की बात की थी तो मुझे उसके रिएक्शन में कई गालियां भी आई। मेरे कई दोस्तों ने कहा कि बहुत बुरा इंसान है, आपने इस तरह की। लेकिन देखें, मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूं, मैंने अपनी ओपिनियन देनी होती है। ओपिनियन से मुराद है कि आज उन्होंने एक बड़ा स्टेप किया, उन्होंने रिजाइन किया, फिर उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी दी। अच्छा, मैं उनको बुरा इस तरीके से कहूंगा, आपकी बात मान लूंगा, अगर अगर दिल्ली के रहने वाले 2 करोड़ लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, मैं भी रिजेक्ट कर। लेकिन बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर उन्होंने 70 सीटों में से 67 सीटें ली थी। फिर 2022 में उन्होंने 62 सीटें ली थी 70 में से। दिल्ली के लोगों को अगर उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है तो मैंने उस पे जाना है कि लोग उनको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? अब उन लोगों से पूछो किस तरह पसंद करते हैं। आज उन्होंने रिजाइन किया है, बल्कि मैं मिसालें देता हूं। आज उन्होंने रिजाइन किया है, करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस है, मैं मानता हूं, वो तो अभी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आज उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा कि मैं वोट ऑफ ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लूंगा अपने दिल्ली के लोगों से, मैं रिजाइन कर देगा। लेकिन ये बताऊं, पहले 2 दफा लोग उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी दे चुके हैं। आज नई जो चीफ मिनिस्टर है आतिशी, जो कि 42-43 साल की है, वो आई है। मुझे उनकी तकरीर में से एक बात तो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आज भी चीफ मिनिस्टर वही है। ठीक है, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं थी, वो उन्होंने कहा है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की है। भारत के लोग शायद इसको ज्यादा अप्रिशिएट ना करें, लेकिन हमारे जिस मुल्क से मैं आया हूँ, वहां पे इस तरह का कोई रिवाज नहीं है। हमारे कोई रिजाइन नहीं करता सर। क्यों? कोई बिल्कुल नहीं। उनको मैं कहता हूं कि उनको चाहिए कि वो देखें, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी लोगों से लेने की कोशिश करें। ये एक बहुत खुशाइन बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अगला टॉपिक जिसपे हम लबकुशाई करेंगे वो है अफगानिस्तान के हवाले से। और ये अफगानिस्तान वही है कि आप पाकिस्तान की एक फेल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। आप एक कदम पीछे सामने इनकी तरफ जाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, एक कदम आगे। एक जो हमारे मुर्शिद पाक हैं, वो इनको ला के आबाद करते रहे। यहाँ पे जेलों में जो इनके लोग पकड़े गए थे, जिनके ऊपर कोर्ट्स ने सजाएं दी थी, उनको रिहा कर दिया गया। इनको अभी तक टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऑफिसेज मौजूद हैं और वो लोग बंदूकें और पिकअप ट्रक लेके दंदनाते फिर रहे हैं केपीके के अंदर। लेकिन मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता रहा हूं कि वो आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जितने पहले बंगाली आपसे करते थे। आजकल तो आप बंगाली आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं। आजकल तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं। पता नहीं, मैं कल भी किसी से बात सर न्यूक्लियर बनाने के लिए भी देख रहे हैं। उनके एक टीचर ने ये भी कहा है। न्यूक्लियर ट्रीटी। शाहिदुज्जमान है प्रोफेसर ढाका यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कल एक चाय के कप के अंदर तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हमें, बल्कि बिलखसूस उनका एक लफ्ज था उस स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज वेरी रिलायबल एंड डिपेंडेबल विद अस और समथिंग। ये 2 लफ्ज उन्होंने पता नहीं किस डिक्शनरी से निकाले, ट्रस्टवर्दी और मोस्ट रिलायबल पार्टनर होगा। और उन्होंने कहा कि भारत हमें मुसलसल पाकिस्तान से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान का कभी हिस्सा थे आप, इसमें कोई शक नहीं है। अफसोस के साथ कि वो नहीं चल सका, लेकिन उसकी कई वजूहात थी। मेरा पाकिस्तान है आज भी जख्मी है। उनको मैं हमेशा उसका बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, सिस्टम का, कंट्री का नहीं। कंट्री का मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं वहां पैदा हुआ हूँ, मेरी शनाख्त है, मेरा डीएनए है वहां से। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने, वहां के रहने वालों ने 77 ईयर्स उसको रेप किया है, उस कंट्री को, मैं उस सिस्टम के खिलाफ। लेकिन यही मैं कहूंगा अपने बंगाली भाईजानों से भी
कि आप जरा देख कर समझ के जरा संभल के सारे फैसले कीजिएगा। मालदीव भी एंटी इंडिया चलाई थी उन्होंने, चाइना के गीत गाए थे, चाइना से पैसे लिए थे, आखिरी किस्त उनसे दी नहीं जा रही कर्जों की। $25 मिलियन कुछ भी नहीं है। अमेरिका के अंदर लोग गाड़ी के डिग्गी में 25-25 मिलियन लेके फिर रहे होते हैं, उनसे किस्त नहीं दी जा रही और इंडिया से बेल आउट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बेल आउट भारत कर रहा है। मजबूरी है उनकी, उसकी वजह यह है कि वो नहीं करेंगे तो चाइना करेगा, तो चाइना करेगा तो चाइना पहले ही उस रीजन के अंदर भारत को टफ टाइम दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त लोग जंगें या मुश्किलात किस तरह पैदा करते हैं के लिए अमेरिका इस वक्त यूक्रेन को पैसे दे दे के करप्शन भी कर रहा है अमेरिकन सिस्टम, लेकिन रशिया को टफ टाइम दे रहा है। चाइना खुद सामने नहीं आएगा कभी भारत के, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है उनका, लेकिन जिस तरह के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे लोगों को करप्ट, वहां के जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, करप्ट लोग हैं, उनको पैसे देकर वो उनकी वफादारियां खरीद कर भारत को टाइम देता है। तो अल्टीमेटली इंडिया डजंट हैव एनी चॉइस, इंडिया इज वर्किंग विद मालदीव राइट नाउ। लेकिन बांग्लादेश के मैं अपने बंगालियों भी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी इकॉनमी और हालात ठीक करने की कोशिश करें। दो चीजें कर रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो डॉक्टर यूनस जो है वो आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में और मोदी साहब से साइड लाइन्स पे मिलेंगे, जिस पे बात होगी हिंदुओं के सर्कमस्टांसेस हालात की। दूसरी, इस वक्त जो बांग्लादेश ट्राई कर रहा है, एफबीआई से कह रहा है कि हमारे करप्शन के पैसे ढूंढने के लिए जो अमेरिका में घूम चुके हैं उसको हमें हमारी मदद करें। लेकिन मेरे ख्याल में एफबीआई क्यों आपकी मदद करेगी? एफबीआई के तो अपने प्रॉब्लम यहाँ पे है, उनसे अपने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हो नहीं रही है जो रिपब्लिकन कह रहे हैं। हाँ सर, एक बार फिर फायरिंग हुई है, मैंने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जहाँ पे रैली चल रही नहीं हुई। अब उससे मैं उस पर बोलना चाहूंगा, बल्कि मैं फिर ज्यादा बोल दूंगा कि मेरा उस पर एक तो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, मैं उस कैंपेन का हिस्सा हूँ। दुख वाली बात यह है आरजू, मुझे ये बताएं कि ये सारे हमले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर ही क्यों? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। 60 डेज के अंदर दूसरा हमला, 60 डेज के, और ये सिर्फ क्या ख्याल है, लोग यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका के झंडे जलाते हैं, डेथ टू अमेरिका के बच्चे रोज नारे लगाते हैं, रोजाना बच्चे नारे लगाते हैं, वी आर हमास, लेकिन कभी किसी दूसरे सियासी लीडर के ऊपर कोई हमला नहीं हो, सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप क्यों? अब उसकी वजह फिर इशारे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आज हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गुड फॉर द प्लेनेट, नॉट ओनली फॉर अमेरिका, वो कहती है दुनिया के लिए खतरा है। अभी कल हमला हुआ है, आज हिलरी क्लिंटन ने स्टेटमेंट दे दी। फिर कभी कहा जाता है कि ये हिटलर है, कभी कहा जाता है कि ये अमेरिका को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहा है, कभी कुछ कहा जाए। लेकिन उस पर जो सबसे बड़ी, मैं इस वाक्य के हवाले से बात करना चाहूंगा। आरजू, मैं 2016 से डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम करता हूं, हमेशा इलेक्शन में, आज भी मैं कैंपेन का हिस्सा हूं। उनका जो शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है, वो हमसे भी शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि वो सिक्योरिटी का, उनकी सिक्योरिटी का इशू। अब मुझे ये नहीं आज समझ आ रही कि इस बंदे के पास शेड्यूल कैसे था जो वहां पे बैठ गया और 400 गज के फासले पे कलाशन को AK-47 लेके, वो कहते 12 घंटे बैठा रहा। उसको कैसे पता था कि प्रेसिडेंट यहाँ आएगा? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। इस सवाल का सर, कोई अंदर का ही बता सकता है। उसको किसी ने किसी के अंदर की सपोर्ट हासिल है उसको। जॉन एफ कैनेडी की जब इन्होंने शूट किया था तो पता नहीं 15-20 साल लग गए थे इनको उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कमेटी बना दी जाती है, कमीशन बना दिया जाता है जिसने कुछ ना करना हो, उसी तरह यहाँ आज हालात है। एक वो टूटा फूटा सा पकड़ लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, FBI एजेंट ने उसके ऊपर फायर किया है, लेकिन उसको अरेस्ट 50 मील दूर किया, और वो भी क्यों किया गया है कि एक आई विटनेस ने उसकी गाड़ी की तस्वीर ले ली। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जब आपके सामने वो बंदा भाग रहा है, आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं? 50 मील दूर क्यों पकड़ा? फिर वहां के शेरिफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द शेरिफ डिपार्टमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जब हमने उसको पकड़ा था तो बिल्कुल बंदा ऐसा, उसका बिहेवियर था जैसे अभी पिकनिक से आ रहा है, उसके चेहरे के ऊपर कोई घबराहट नहीं। 58 लेकिन आरजू देखें, अगर मर्जी की अदालतों में मर्जी के जज, मर्जी की ज्यूरीज के साथ अगर मसला हल ना हो तो फिर ये कोई हल तो नहीं है। ये हल तो नहीं है कि आप गोली से किसी को मारे, आप इस तरह रोकें किसी की पॉपुलैरिटी को ऐसे करना हो। चले,
ये दुनिया की जमहूरियत के हालात, ये उस कंट्री की जमहूरियत के हालात हैं जहां इसकी हिस्ट्री 250 साल की है, 250। आज मुझे भारत की जमहूरियत अमेरिका की जमहूरियत से 100 दफा बेहतर लगती है। वो कैसे? अब देखें, इलेक्शन कश्मीर के अंदर हो रहा है सितंबर 18, हरियाणा में 5 अक्टूबर को हो रहा है, महाराष्ट्र में नवंबर को हो रहा है, झारखंड और दिल्ली का इलेक्शन जनवरी फरवरी। ये हर इलेक्शन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करेगी तो लोग किस तरह देंगे? अब मैं जिस तरह बता रहा हूं आपको कि हरियाणा के अंदर मुश्किल है इस वक्त, बीजेपी को मुश्किल नजर आ रही है, कश्मीर के अंदर मुश्किल नजर आ रही है। हुकूमत मुसलसल अपने आप को करेक्ट करती रहेगी, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करती रहेगी। इससे बेहतर सिस्टम कहां से आप लेकर आए? फिर इसी से रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा है मोदी साहब की परफॉर्मेंस पे खासकर, उन्होंने उसको नाम दिया है मोदी 3.0, और उन्होंने कहा कि इस साल इस वक्त उनकी 100 दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की। कुछ उन्होंने चीजें उसमें अच्छी लिखी, कुछ उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। उसमें उन्होंने ये एक बात खासकर लिखी है कि मोदी साहब इस वक्त एक गवर्नमेंट कोलिशन है, लेकिन कैबिनेट में ज्यादातर तब्दीलियां उन्होंने नहीं की है। फिर एक बात अच्छी उन्होंने ये भी की है कि मोदी साहब ने रिपोर्ट अपने मिनिस्टर से मांग ली है कि अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जाए, जिसके अंदर 39 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए के प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग थी, नई पेंशन स्कीम थी, इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट मांग ली। काश मेरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रिपोर्टें मंगाता, पेश करता, काले बकरे ना होते, काला जादू ना होता, जिन ना होते। लेकिन सर यहाँ पाकिस्तान में, आपके और मेरे पाकिस्तान में जो है वो 2 दिन पहले बहुत हंगामा रहा कि गवर्नमेंट कोई कुछ लाना चाह रही थी, कुछ चेंजेस लाना चाह रही थी, मौलाना साहब भी, और हंगामा मचा रहा था। इस पे थोड़ा सा मैं मजीद चले, आपने मुझसे पूछ लिया, मैं उस पर भी थोड़े से मुझे एतराजात थे। जो एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करने की कोशिश की जा रही थी, वो भी चोरी चारी। उसकी वजह यह है कि बार बार लोग पूछते थे भी उसके अंदर क्या है, तो बताते नहीं थे उसके अंदर क्या है। इतना सीक्रेट, जिस तरह पता नहीं कौन सा किसी रेसिपी है किसी चीज का, कोई किसी बम का प्रोडक्ट, उसे क्या है बताते नहीं। फिर बताए, कभी कहें ये जी रफ ड्राफ्ट है, कभी कहें मुसवदा नहीं है, रफ ड्राफ्ट है, इसमें तो अभी मजीद तब्दीलियां आएंगी। हालांकि जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, द होलिएस्ट बुक ऑफ द कंट्री होती है, लैंड होती है, तो दुनिया को बताएं। उससे पहले तो जनरल कंसेंसस होते हैं उसके ऊपर, डिबेटें होती हैं उसके ऊपर, आम पब्लिक में डिबेट होती है उसकी। ठीक चल, क्योंकि पाकिस्तान फिर अदालतें नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन है आप सुप्रीम कोर्ट नहीं बना लें, क्योंकि जो हालिया आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वो तो सिर्फ इमरान खान के केसेस सुनती है, उससे पहले वो पनामा लीक्स के केसेस सुनती थी। वो दूसरे लोगों के तो कुछ भी नहीं सुन रही है। दूसरे लोगों को तो आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर अपने एक साइल के बारे में बात की कि जिसकी अपील 16 साल से चल रही है, 16 साल। तो दूसरा तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो आरजू, मैं एक और आखिरी बात क्या इसमें कहूंगा, आज आपका एक पीआईए का पायलट, उसने जाना पेशावर था, वो कराची कहते जी मैं गलती से, मुझे पता ही नहीं चला कहते किधर आ गया, वो कराची लैंड कर गया, जाना उसने पेशावर था। जहां के जहाज भी ऐसे ही उड़ रहे हैं कि पता ही नहीं है, पायलट को पता ही नहीं किस एयरपोर्ट पे उतर गया है। जब पायलट, पीआईए के पायलट को लाइसेंस देने वाले डॉक्टर के बारे में खबरें आ चुकी, वो कानों से बिल्कुल बहरा था भाई, वो पता कोई ना देखने वाला है, ना पूछने वाला है। शुक्र करें सर वो इधर ही इधर घूम रहा था, वो किसी और कंट्री भी जा सकता था अगर वो जाना चाहे, पेट्रोल होता अगर उसके पास, जब फ्यूल नहीं होगा। तो ये तो यहाँ का हाल है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी यहाँ पर जो पॉलिसी बना रहे हैं या जो मुल्क को चला रहे हैं वो सीरियस दिखाई नहीं देते। देखते हैं कि आगे किस तरह से लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी फिर मुलाकात होगी, एक लंबा गैप नहीं आएगा। गैप नहीं दूंगा, मैं हाजिर होता रहूंगा। और आरजू, आपके प्रोग्राम को देखने वाले मेरे लिए, मैंने आपको बताया, मेरे लिए ऑक्सीजन होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आप और कमर चीमा साहब 2 प्रोग्रामों को ज्वाइन करता हूँ, एंड यू एंड योर व्यूअर्स आर लाइक माय फैमिली टू मी, फ्रैंकली। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आपका और खासकर आपके देखने वालों का इतना मेरे दिल के अंदर होता है कि आप सोच नहीं सकते। और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।
and I love you. Thank you so much, sir. Thank you.